आज मैं आपसे एक टेस्ट के बारे में जिक्र करूंगा। इस टेस्ट का नाम है बीएनपी टेस्ट और एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ये टेस्ट क्या है, किस बीमारी को ढूंढने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं और इन दोनों में कौन सा बेहतर टेस्ट है। साथियों, बीएनपी का फुल फॉर्म है बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और एंटी प्रो बीएनपी का अर्थ है एन टर्मिनल प्रो हार्मोन बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो नाइट्रियूरेसिस को अगर हम समझ लें तो हमको थोड़ा आसानी होगी। नाइट्रियूरेसिस का अर्थ होता है नाइट्रियम अर्थात सोडियम का पेशाब में, यूरिन में एक्सक्रीशन निकालना। तो नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीन बेस्ड हार्मोन होते हैं नाइट्रियूरेटिक प्रॉपर्टी के। ये हार्ट द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जब दिल अपने अंदर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर में पंप करता है और फिर शरीर से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त करता है, उस दौरान जब दिल में संकुचन प्रंकुचन होता है, मतलब में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जो प्रेशर चेंजेस होते हैं उसकी मांसपेशियों के अंदर, वो जो फैलाव सिकुड़न की वजह से ये नाइट्रियूरेटिक हार्मोन प्रकृति द्वारा पैदा होते हैं। तो स्वस्थ दिल जो होता है, अगर जो स्वस्थ दिल है, नॉर्मल हार्ट है, इसमें एक निश्चित लेवल का ब्लड में हार्मोन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड का सिक्रेशन होता है और इसका जो आधारभूत कार्य है, जो सामान्यतः बनता है, उसका कार्य क्या है? ये ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में रक्त की जो मात्रा है और उसकी जो वाल है ब्लड वेसल्स की, उसमें जो टोन होता है एक, उसको नियंत्रित करता है। ये जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके और किडनी से सोडियम के अर्थात साल्ट के और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाकर इसे बीपी को कम करने में मदद करते हैं। ये जो पेप्टाइड्स हैं, इनका एक काम और होता है। शरीर में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जैसे एड्रेनलिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन टाइप के, जिनका कार्य होता है कि ब्लड वेसल्स को सिकोड़ना, नैरो करना। दूसरा कार्य होता है हार्ट रेट को बढ़ाना। तीसरा कार्य होता है इनके जो शरीर में फ्लूइड का रिटेंशन करना, तरल के स्तर को बढ़ाना। ये हार्ट पर लोड को बढ़ाते हैं। इन पेप्टाइड्स का काम एक ये भी होता है कि इन ऐसे हार्मोन्स के प्रोडक्शन पर को घटाना, ताकि ये हार्ट के वर्कलोड को बढ़ा ना पाए, हार्ट का वर्कलोड नियंत्रित रहे और स्ट्रेस ना पड़ने पाए हार्ट पर, और इस तरह से जो हार्ट की एक्टिविटी है पंप को करने, ब्लड को पंप करने की, ये अच्छी बनी रहे, बेटर रहे। और इस प्रकार हार्ट जो है की रक्षा के लिए प्रकृति ने इस हार्मोन्स का प्रोडक्शन चालू कराया होगा, ऐसा इसकी स्टडी से लगता है। अब ये नाइट्रियूरेटिक हार्मोन्स होते कितने प्रकार के हैं? ये 4 तरह के होते हैं, ए बी सी डी। पहला हार्मोन होता है एएनपी। ये एट्रियम अर्थात अलिंद से ये पैदा होता है। दूसरा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। दूसरा होता है वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होने वाला बीएनपी, बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तीसरा होता है कार्डियक एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होने वाला सीएनपी, जिसको सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं। और चौथा होता है डेंड्रोएस्पिस नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो भी हार्ट द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ माना जाता है। ये सब एक कॉमन फीचर रखते हैं। सांस, ये जो नाइट्रियूरेटिक हार्मोन है, इनका सारे लोगों का एक ही जैसा काम मोटे तौर पर होता है। अब सांस फूलने, अब इनका क्यों, कब टेस्ट कराते हैं?
सांस फूलने के कई कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण हार्ट फेल्योर का भी है। और हार्ट फेल्योर का मतलब होता है हार्ट द्वारा ब्लड को पूरी क्षमता से पंप कर पाने में असफल रहना। ये हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट फेल्योर का मतलब होता है अपने फंक्शन को पूरी तरह से ना कर पाना। तो होता ये है कि जो हार्ट फेल्योर होता है, अगर मॉडरेट टू सीवियर है अर्थात मध्यम से गंभीर स्तर का है, तब तो उतने लक्षण मरीज में होते हैं उनसे, और फिर उससे शक करके उसको एक्सरे, चेस्ट, पीएवीयू से और 2D इको से कंफर्म कर सकते हैं आप। लेकिन अगर माइल्ड स्तर का है, सौम्य या मतलब यानी हल्के स्तर का जिसको हम कह सकते हैं हार्ट फेल्योर है, तो हार्ट फूलने की जो सांस फूलने के जो दूसरे कारण हैं, कई कारण हैं, जो इसे फेफड़े की बीमारी की वजह से, गुर्दे की बीमारी की वजह से, लीवर की बीमारी की वजह से, उनसे सांस फूलने के कारणों को अलग कर पाना सामान्यतः संभव नहीं होता है, और खास करके अगर एक ही मरीज में 2-3 सिस्टम इन्वॉल्व हों। तो क्या प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर है कि इसमें हार्ट की वजह से भी है कि नहीं है, यहीं पर रोल आता है कि हम इस नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड की जांच स्तर के आधार पर हार्ट फेल्योर का होना ना होना अलग कर सकें। जब हमने जाना कि मांसपेशियों के फैलाव से ये नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन नेचुरली बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं, जैसे ही इनका कार्डियक मसल्स हार्ट फेल्योर की वजह से फैली हुई बनी रह जाती है, मतलब यानी कि डायलेटेशन ऑफ हार्ट होने लगता है, जो पंप करता है हार्ट पूरा पंप नहीं कर पाता, तो इसमें ब्लड का रिटेंशन होने लगता है। धीमे धीमे हर पंप के बाद थोड़ा थोड़ा ब्लड बचने लगता है, जो पूरी तरह पंप नहीं हो पा रहा है, उसको अकोमोडेट करने के लिए हार्ट फैलने लगता है। तो ये जो हार्ट की मसल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच आता है, तो इनकी रिलीज बढ़ जाती है, इनका मात्रा बढ़ जाती है। तो जो बढ़ा हुआ स्तर हमको इशारा करता है कि हम इसको हार्ट फेल्योर की वजह से एक सांस फूल रही हो सकती है। और अगर हम इसको अर्ली सस्पेंशन करके टेस्ट करा लें, तो हार्ट फेल्योर को ज़्यादा बढ़ने देने से पहले ही हम इसको डायग्नोसिस करके इलाज कर सकते हैं। तो जो बीएनपी है वो अगर सामान्य स्तर पे है, मतलब बीएनपी हो या एंटी प्रो बीएनपी हो, अगर वो सामान्य स्तर का आ रहा है, तो ये लगभग 100% गारंटी है कि इसमें हार्ट फेल्योर की वजह से सांस नहीं फूल रही है। अब आप दूसरे अंगों की वजह से अगर सांस फूल रही है, इस पर ध्यान दीजिए। और अगर ये बढ़े हुए आ रहे हैं, तो आप सीधे 2D इको से जा करके इसको डायग्नोसिस कंफर्म कर लीजिए और इलाज शुरू कर दीजिए। ये इससे इतना आराम मिल जाता है। ट्रीटमेंट लेने पे क्या होता है कि हार्ट फेल्योर जब कंट्रोल हो जाता है, मांसपेशियों पे दबाव, स्ट्रेस और प्रसार, उसका फैलाव कम हो जाता है, स्ट्रेच कम बढ़ जाता है, तो ये लेवल नॉर्मल की तरफ लौटने लगते हैं। सामान्यतः एंटी प्रो बीएनपी अगर 300 पिकोग्राम पर ml से कम है, तो हम कहते हैं कि ये हार्ट फेल्योर नहीं है, नॉर्मल हार्ट है। यदि 50 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, तो और उसमें 4 से 400 से ऊपर, 50 से 75 वर्ष का व्यक्ति है, उसमें 900 पिकोग्राम पर ml से ऊपर, या 75 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है तो उसमें 1800 पिकोग्राम पर ml से ऊपर का स्तर मिलता है, तो हम कहते हैं कि इसमें हार्ट फेल्योर, सांस, बढ़ी हुई सांस का कारण है, हार्ट फेल्योर है। वहीं पर बीएनपी को बात करें तो 100 पिकोग्राम पर ml से इसकी वैल्यू कम होने पर हम कह सकते हैं कि इसमें हार्ट फेल्योर नहीं है। लेकिन अगर 100 से 400 पिकोग्राम पर ml है, तो हमको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जैसे मतलब कि हार्ट फेल्योर के लक्षण हैं या और भी चीज़ें जो हैं, उनसे हम इको से, एक्सरे से कंफर्म करके ही कह सकते हैं कि बीएनपी का बढ़ा होना हार्ट फेल्योर का लक्षण है। वहीं पर 400 पिकोग्राम से बढ़ा हुआ है पर ml से, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट फेल्योर की संभावनाएं प्रबल है। अब दूसरा बड़ा प्रश्न आता है कि क्या कराएं, दोनों कराएं या दोनों में से एक कराएं, और कौन सा कराएं। तो
हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। साथियों, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसके जो सीधे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, पंप को, उससे जो है बीएनपी सीधे कभी नहीं निकलता है। बी टाइप नाइट्रोलिक पेप्टाइड का जो पूर्व रूप है उसको वो होता है प्रोबीएनपी। प्रोबीएनपी जब निकलता है तो उसको कोरिन एंजाइम CORIN कोरिन एंजाइम दो हिस्सों में तोड़ देता है। पहला एक हिस्सा इसका होता है C टर्मिनल, अर्थात क्रॉस रिएक्टिव टर्मिनल। नाइट्रोलिटिक हार्मोन का जो होता है वो एक्टिव होता है और उसको हम लोग BNP कहते हैं। चूंकि ये वेंट्रिकल से निकलता है इसलिए इसको वेंट्रिकुलर नाइट्रोलिटिक हार्मोन भी कहा जाता है। और इसकी खोज सबसे पहले चूहे के ब्रेन से हुई थी, इसलिए इसका नाम पूर्व नाम ब्रेन नाइट्रोलिटिक हार्मोन रहा था। अब दूसरा हिस्सा क्या है, वो एन टर्मिनल वाला हिस्सा जो होता है वो इनएक्टिव होता है, उसको हम लोग एंटी ब्रो बीएनपी कहते हैं। दोनों से ही हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। दोनों के स्तरों से हम हार्ट फेल्योर के ट्रीटमेंट के बाद उसका प्रभाव जान सकते हैं और प्रोग्नोसिस भी जान सकते हैं, बीमारी पर निगरानी भी कर सकते हैं। अब फिर अंतर क्या है जिसके आधार पर हम कोई एक चुने या दोनों कराएं? पहले हम लोग अंतर की बात कर लेते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेस्ट कराना बेहतर है। अगर हम बीएनपी की बात करें तो बीएनपी का स्तर, जैसा भी हम लोगों ने देखा नॉर्मल पढ़ते वक्त, कि इसका स्तर एंटी प्रो बीएनपी के मुकाबले कम होता है, वहीं पर अपेक्षाकृत एंटी प्रो बीएनपी का ब्लड में स्तर ज़्यादा होता है। बीएनपी की हाफ लाइफ टी हाफ लगभग 20 मिनट की होती है, अतः ये हार्मोन जो है ब्लड से अपेक्षाकृत जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। वहीं पर एंटी प्रो बीएनपी की हाफ लाइफ 120 मिनट की होती है और इसलिए इसका स्तर ब्लड में लंबे समय तक बना रहता है। बीएनपी का जो वो है स्तर है, वो सैंपलिंग जब हम करते हैं ब्लड की मरीज से, उसमें मरीज की स्थिति व हृदय के वेंट्रिकल के तात्कालिक बदलाव की वजह से बदल जाता है। वहीं पर जो एंटी प्रो बीएनपी का स्तर है ब्लड का, क्यूमुलेटिव कंसंट्रेशन इसका जो होता है वो होल कार्डियक स्ट्रेस को बताता है और ये उतनी तेजी से नहीं बदलता। इसलिए आप कह सकते हैं कि बीएनपी में इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएशन ज़्यादा होता है। मतलब एक ही आदमी में कुछ कुछ घंटों पे अगर आप कराते हैं तो बीएनपी सेम स्टेटस का मरीज में बदल जाएगा। वहीं पे कहते हैं कि इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएशन इसमें एंटी प्रो बीएनपी में कम होता है और यहाँ तक कि इसमें डायगोनल वेरिएशन भी नहीं होता है या कम होता है। ब्लड सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो ब्लड सैंपल बीएनपी का लेस स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पर ये 4 घंटे, वहीं पर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर 24 घंटे तक स्टेबल रहता है। जबकि एंटी प्रो बीएनपी के लिए लिया गया सैंपल 3 दिन तक रूम टेम्परेचर पर व 6 दिन तक 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल देखा गया है। सबसे बड़ा कारण अंतर अगर हम देखें बीएनपी और एंटी प्रो बीएनपी में किसको टेस्ट को चुना जाए, वो है नई क्लास की हार्ट फेल्योर की ड्रग्स। नए क्लास एक है ARNI क्लास की ड्रग्स जो हार्ट फेल्योर के लिए यूज़ की जाती है। इसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर क्लास ऑफ ड्रग कहते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्यूबिट्रॉल एंड वेल्सार्टन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह का व्यवहार करता है। और इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो बीएनपी के ब्रेकडाउन को, बीएनपी जब बंधेगा तो वो उसको टी हाफ लाइफ से कम है और टूटेगा और ख़त्म हो जाएगा बॉडी के ब्लड के स्तर से, तो इसकी जो यूजुअल ब्रेकडाउन है उसको प्रभावित करके
मतलब स्लो कर देती हैं। स्लो कर देने से क्या होगा कि अब लंबे समय तक बीएनपी बढ़ा हुआ दिखेगा, जबकि हार्ट फेल्योर कंट्रोल हो रहा होगा, उसके बावजूद जितना घटना चाहिए वो घट नहीं रहा होगा, तो लगेगा कि हार्ट फेल्योर कंट्रोल नहीं हो रहा है दवाओं से। वहीं पर इस क्लास की ड्रग का असर एंटी प्रो बीएनपी जो मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड हार्मोन है, उसके मेटाबॉलिज्म पर नहीं पड़ता है। तो इन सब कारणों से एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट कराना बीएनपी से ज़्यादा बेहतर है। तो हम हार्ट फेल्योर में जब हम एडवाइस करें तो हमको एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट प्रेफर करना चाहिए बीएनपी के ऊपर। अब आती है बात कि और क्या कंडीशंस हैं जिस पर हमको इनके लेवल्स को इंटरप्रेट करने के पहले ध्यान रखना चाहिए। ये देखा गया है कि बीएनपी के लेवल को जो अगर एस इनहिबिटर चल रहा हो मरीज में, या डायरेटिक्स चल रही हो जैसे स्पाइरोलेक्टोन, या बीटा ब्लॉकर्स चल रही हो, या मरीज बहुत मोटा हो, तो बीएनपी का स्तर जितना बढ़ना चाहिए उससे थोड़ा सा घटा हुआ आता है। वहीं पर अगर मरीज में सीवियर लंग डिजीज हो, किडनी डिजीज एज रीनल फेल्योर हो, या लिवर डिजीज जैसे सिरोसिस हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, सेप्सिस हो, हाइपरथायराइडिज्म हो, कार्टिसोल का स्तर बढ़ा हो, ओल्ड एजेड पर्सन हो, या फीमेल जेंडर का पेशेंट हो, इनमें बीएनपी का स्तर जितना बढ़ा होना चाहिए एवरेज से बढ़ा आता है। तो हम लोगों को इसको इंटरप्रेट करने के पहले इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम सही इंटरप्रेट करके सही मरीज में सही दवा करके सही तरीके से हार्ट फेल्योर को मैनेज कर सकें। यही आज हम लोगों ने सीखा कि हार्ट फेल्योर के टेस्ट के लिए कि उसमें सांस फूलने के कारण कहीं हार्ट फेल्योर तो नहीं है, उसमें हम बीएनपी और एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट करा सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसमें भी एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेल्योर के लिए एक प्रेफरेबल टेस्ट है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जब आपके डॉक्टर हार्ट फेल्योर के लिए आपको ये टेस्ट लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे डॉक्टर ने पूरा ध्यान दिया है, इस बीमारी की तरफ भी इस सारा उसको लग रहा था और उसने किया। अगर वो नॉर्मल आता है तो खुशी की बात है, नहीं आता है, बढ़ा हुआ आता है, तो हमारे डॉक्टर हार्ट फेल्योर को प्रॉपरली मैनेज करके कर लेगा। हार्ट फेल्योर में दवा के अलावा जो और भी आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके बतलाए जाएं, उनको भी आपको पालन करना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं जो कोरोना से रिलेटेड हैं। आगे जो नए वीडियो आएंगे उनको देखते रहिए, शेयर करते रहिए, नए सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद करिए, ताकि सब लोगों को ज्ञान मिल सके। जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।